अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब। माला की एक किस्त में अपलोड कर चुकी हूँ और दूसरी किस्त के साथ आई हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप इस तरह की और वीडियोस देख के लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। चलें शुरू करते हैं। बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है। आज शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेर लाउंज में सोफे पे लेटी रही। इसका जोड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट, इसे इल्म क्यों नहीं हुआ। आज शायद इसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशन में हीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम अज कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो इसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा। सारी जगह घुमा फिरा के उन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, इसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का इसरार है वो दोनों इसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाए। कोई ख़ानदानी मसले थे। ज़हीर ने इससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। इसे तब ही समझ जाना चाहिए था कि वो कभी इस पे एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसने किया। माला बाजी जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरिस का दरवाज़ा बजने लगा। मुमानी की मुलाजमा आई थी। वो बदकत उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे ओर से और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिस पे चॉकलेट बरोनीज रखी थी। ये आपकी मुमानी ने भिजवाई है। नीचे नगीना आंटी आई हुई है। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी उम्मी जी की कॉल आई थी। परेशान थी। उनको कॉल कर ले, जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी। फिर वापस पलटी और टेरिस की लाइट तो जला दी। वो चौंकी। इसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज़ की प्लेट इसने सेंटर टेबल पर रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। क़ज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पर ज़मीन पर बैठ गई। आँखों से आंसू टप टप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला। मैं लोगों के दिल नहीं दिखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदक़े देती हूँ। मैं तो चींटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जान चली गई। इतना बड़ा सीटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे और मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा। इसको वायरवन से 5 साल मैंने इस शहर में ओशन को सीट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाए और एक ही दिन में सब मलियामेट हो गया। नज़रें अंधेर लाउंज में नस्ब बिग शेल्फ तक उठे। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला। वो वापस सोफे पर आ बैठी। रोई रोई आंखें मेज़ पर रखी ब्राउनीज़ पे जमी थीं। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। इसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होना था। जिंदगी मसरूफ़ और पर उम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। इसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्तोरां में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस ज़ीरो पे पहुंच के घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती है। ज़रा सा मीठा खाने पे भी इसे पानी का झूंट भर के इसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज़ ही सही। इसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइकली मीठी सी कड़वाहट मुंह में घुल गई। फिर इसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए हुए थे। इसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी। माँ उसकी आवाज़ से ही खिल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। बस काम में बिजी थी। तुम्हारी मुमानी तो कह रही थी शायद सुई पड़ी हो। आज बत्तियां भी नहीं जलाई। अलिफाफ लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी। वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था। इसका क्या बना। इसके हल्क में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी। हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। इसने एसटर की आवाज़ के साथ गिली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना। ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है।
आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था शायद रेस्तोरां भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। इसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला, उनकी आवाज़ वैसी ही पर सुकून थी। इसने तुम्हें बताए बगैर रेस्तोरां बेच दिया है ना? माला की आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिरने लगे। इसने बदकत लबों पे हाथ रख के सिसकी अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता था माँ को हर बात का? दफ करो इसको, तुम घर आ जाओ, इज़्ज़ा की शादी भी है ना, मिल के अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को इसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फर्क नहीं पड़ा था। उनको बस दो चीज़ों की फिक्र होती थी। उनके बच्चों ने नमाज पढ़ी, उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। इसे मालूम था खबर कनाडा तक पहुंच गई होगी। माँ बता रही थी ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्तोरां बेच दिया। ईपरन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंद थे और हाथ में कफगीर था। इसके अपने मसले थे माही। इसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी तीसी, और तुम ऐसे ही नाजाब छोड़ देना। रेस्तोरां की 2-4 खिड़कियां तोड़ के आना, और मैं तो इस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूंगी तुम देखना। मेरे साथ उसके कुछ रिश्तेदार एड हैं फेसबुक पे। ये अपने ख़ानदान में किसी को मुँह दुखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफगीर घुमा घुमा के कह रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। वो रूहानसी हो के बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर भनवें इकट्ठी हुई। तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज हैं। वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की मुमानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई है। कोई नगीना आंटी आई हैं। इसने आंसू रगड़ के साफ किए और ब्राउनी की एक और बांधी। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली इज़्ज़ा की शादी के लिए आई होंगी। मुमानी की कज़िन हैं, और हमारे बाबा की भी दूर की कज़िन है, वही जिनका बेटा राइटर है ज़ियाद सुल्तान। इसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइमर ने रिव्यू भी किया था। मैं इसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं, इसकी याददाश्त में कोई ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो याद करो, सुहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे, जब इस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो है ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। इज़्ज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती है? चलीविक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। इसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी। इसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। बरूनी हाथ में लिए वो टेरेस पर आ गई। इसने अभी तक वहाँ की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जोड़ा खिल गया था और अब वो उसके कंधों पे बिखरे थे। टेरेस गीला था, बल्कि टेरेस क्या सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह जलते स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे। वो रेलिंग के साथ खड़ी ताज़ा हुआ को सांस के जरिए अंदर अलिफ तारने लगी। जहन फिर से ज़हीर की तरफ चला गया। कानूनी तौर पे ज़हीर ने कुछ गलत नहीं किया था, और इखलाकी तौर पर उसने कुछ दुरुस्त नहीं किया था। नीचे से आती आवाज़ों ने इसका ध्यान बटा दिया। इसने गर्दन झुका के झांका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे, गालिबन रुखसत हो रहे थे। मुमानी और मामू उनको सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए हुए थी, कंधों पर शाल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसा पहले उनको देखा था। उनके बारे में हमेशा यही सुना था कि बहुत नेक खातून है, जिनका एक फर्माबरदार सा बेटा है जो इसे याद नहीं था। वही बेटा इस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। इसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। इसने गर्दन मज़ीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानिब गया। सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़ कहा और ड्राइविंग डोर खोला।
अब इसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफी दराज कद था, बाल सलीके से सीट थे, जीन्स पर सफेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कफ से फोल्ड किए हुए थे, सावली रंगत और पुरकशिश नकूश। ऐसे की निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के इसको देखे गए। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, इसके जहन में यही अल्फाज आए थे। तो ये था ज़ियाद सुल्तान। इंटरसिटिंग। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जैसे इसे एहसास हो गया था कि कोई इसे देख रहा है। वो जो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरे से बुराउनी खा रही थी, गुड़ बढ़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल जोर से धड़का। कितना बुरा लगा होगा, मगर नहीं, टेरेस अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ियाद को नज़र नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, इसने खुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई तो वो वापस सीधी हुई। फिर टेरेस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। अब आज जल्दी में चली गई इसलिए पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैफ का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊं? जरा देर के लिए वो अपना गम भूली थी। एकदम से सब ताज़ा हो गया। इसने 9 बजे लिख के भेज दिया। इसे सुबह एक दफ़ा फिर रोशन जाना था। वो सोफे पे अलती पालती किए बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। इसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने इसके साथ किया था। इसे याद था कि वो बना 3 माह के नोटिस के इसे जॉब से नहीं निकाल सकता था, और अगर वो निकालता था तो इसे कितना मुदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, ना वो इस पे चीखें चलाएगी या इसको इल्ज़ाम देगी। ये इसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो इससे अपना हक ज़रूर लेगी। अगली सुबह गुज़िश्ता रोज़ जैसी ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागज़ों का पुलंदा लिए सुबह सुबह ज़हीर के ऑफिस में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आसपास सतूनों और दीवारों के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सारा माहौल सहमा हुआ और उदास था। कैफ उसके इंतज़ार में बार काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पे बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे काफ़ी मग में चम्मच हिलाते हुए अतराफ का जायज़ा ले रहा था जब सीढ़ियों पे आहट हुई। इसने नज़रें उठा के देखा। वो ज़ीने उतर रही थी। इसने आज सिया लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद दुपट्टा कंधे पर डाला हुआ था। बालों का जोड़ा बंधा था और एक लट दाएं गाल को छू रही थी। आज जिसने टॉप्स नहीं पहने थे, पैरों में सफ़ेद हेल्स थीं और पेशानी पे अभी तक बिल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें इसकी चीज़ें थीं। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। वो उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। इसने एक सरसरी नज़र कैफ पर डाली। इसके नए जोगुर्स आज भी उजले सफ़ेद थे, अलबत्ता हुलिया वही था। बड़ी शेव, माथे पे आए नो उम्र लड़कों जैसे बिलदार बाल, टी शर्ट पर कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खिले थे, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बास, मुझे माल तक जाता है, तुम ड्राइव करोगे? कार रिमोट इसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गई। कैफ बॉक्स उठाए इससे 2 कदम पीछे था। यकदम कशमाला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। इसने पलट के देखा। वो रेस्तोरां के हाल की मरकजी दीवार के सामने रुका हुआ था। गर्दन ऊंची उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बजात खुद एक पेंटिंग थी। वहाँ एक मंजर बना था, साहिल की रेत, पीछे नजर आता नीला समंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जो रेत पर सतूनों से नस्ब किया गया था। झूले पर एक किताब दरमियान से खोल के उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत का गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पर असली रेत और सिपियां बिखरी थीं। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नज़रें दीवार के निचले कोने तक गईं। वहाँ माला के नाम के दस्तखत थे। 7-5 बरस कबल की तारीख दर्ज थी। इसने गर्दन मोड़ के सिताइशी नज़रों से माला को देखा जो उसकी मुंतज़िर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? हूँ। चली, वो बिना किसी तासुर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेकर उसके साथ हो लिया। आप एलिवेशन आर्टिस्ट भी हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो इसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। कैफ खामोश हो गया।
रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। एक दो बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि इसने बैठते ही बैक व्यू मिरर को छत की तरफ कर दिया था ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को ना देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, इसका कजिन डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता ज़रूर था। सुनो, तुम ड्राइवर्स यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मोड़ काटते हुए बोला। इसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खुलती थी। लेकिन खैर, वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बाईस सब्ज आँखों की पुतलियां सुकोड़ रखी थीं। बस, अब आप क्या करेंगी? अपने जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। माल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा। चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। कुछ देर वो यूं ही माल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था इसलिए बहुत रश नहीं था। इसे इज़्ज़ा के लिए गिफ्ट लेना था लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले जब कभी वो ख़ानदान की शादियों पे जाती उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला उन सब की कामयाब इंटरप्रेन्योर कजिन थी, अपने पैरों पे खड़ी औरत। वो महंगे गिफ्ट्स देती थी, लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस को मॉनिटर कर रही होती थी। अब इसके पास कुछ करने को ही नहीं था। सोशल मीडिया से जल्द ही सबको इल्म हो जाएगा कि ओशन बंद हो रहा है। हर कोई इससे सवाल करेगा। अलिफाफ, वो अपनी कैफियत में चलती जा रही थी जब एक एहसास हुआ, कोई इसे देख रहा है। चलते चलते इसने गर्दन मोड़ी, दाएं बाएं, पीछे। वहाँ बहुत से लोग थे लेकिन सब अपनी अपनी समत में जा रहे थे। कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। इसने झुरझुरी लेकर झटका। शायद इससे वहम हुआ था। एक डिज़ाइनर ब्रांड से इसने एक कामदार जोड़ लिया। इज़्ज़ा के टेस्ट के मुताबिक ठीक था। शॉप से बाहर निकली तो सीट में एक बिग शॉप नजर आई। इसकी ग्लास वाल के इस पार कैफ खड़ा था। वो काउंटर पर पेमेंट कर रहा था। वो इसकी तरफ चली आई। कैफ ने इसे नहीं देखा। इसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। वो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए शॉपिंग बैग्स काउंटर से उठा रहा था। दबी आवाज में कुछ कह भी रहा था। आवाज इतनी हल्की थी कि कुछ सुनाई ना दिया, ना वो सुनने की ख्वाहिशमंद थी। कैफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पुकारा। वो एकदम झटके से मुड़ा। मोबाइल छूट गया, शॉपिंग बैग भी नीचे गिर गया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं, मैं किसी और ख्याल में था। कैफ की रंगत तब्दील हुई जैसे वो लम्हे भर के लिए परेशान हुआ हो, मगर फौरन से संभल गया। जल्दी से मोबाइल उठाने झुका जो कशमाला के कदमों के साथ गिरा था। इसने गर्दन झुका के देखा। इस पर काल मिली हुई थी। वाइट हीर लिखा हुआ नजर आ रहा था। कैफ ने जल्दी से फ़ोन उठाया और काल काट के इसे जेब में डाल दिया। मेरा एक अंकल है, इससे बात कर रहा था। अब वो पंजों के बिल बैठा शॉपिंग बैग से निकाला सामान अंदर वापस डाल रहा था। मैं फ्री हूँ, चली, इसने नज़रअंदाज किया। अलबत्ता वो देख सकती थी कि इसके हाथ में एक स्केच बुक और चंद ग्रेफाइट पेंसिल्स थी जिन्हें वो जल्दी जल्दी समेट रहा था। फिर वो खड़ा हुआ, नज़र कशमाला के हाथों पे गई। फौरन हाथ बढ़ाया। ये मुझे पकड़ा दे, नो प्रॉब्लम, मैं उठा सकती हूँ। वो आगे जाने लगी लेकिन कैफ सामने आया और उधर लाइन कहते हुए नरमी से इससे शॉपिंग बैग ले लिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई लेकिन इसे अच्छा लगा था। इस नौजवान में बहुत मैनर्स थे। बस यूनिफॉर्म वाली बात पे मैं ऐसे ही ठीक हूँ वाला एटीट्यूड ना होता तो वो बेहतरीन मुलाजिम था। कशमाला के तजुर्बे के मुताबिक एटीट्यूड वाला मुलाजिम ज़्यादा देर तक मुलाजिम नहीं रह सकता था। देखते हैं ये कितना अरसा लगता है। काफ़ी लेंगी? लिफ्ट की तरफ जाते हुए कैफ ने पूछ लिया। वो इससे 2 कदम पीछे चल रहा था। हाँ, मेरे लिए एक एस्प्रेसो डबल शॉट, राइट। वो पर्स से कारदुन का लगते हुई चौंकी। अब्रो ताज्जुब से इकट्ठी हुई। तुम्हें कैसे मालूम मैं कैसी काफ़ी पीती हो? आपकी असिस्टेंट साइका से पूछा था। वो मुस्कुराया, गाल का गड़ा गहरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी।
हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। इसके हाथ से कार्ड उचकते हुए मुस्करा के बोला। साइका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्द बदेर आपको कोई नया काम शुरू करना होगा। इस वक्त कम तनख्वाह पर अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। काफ़ी लाओ शाबाश अब्रू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने इसे घर ड्रॉप किया तो वो इसे सुबह जल्द आने की हिदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए स्टोरियों की तरफ बढ़ गई। वो वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पर अपने लिए राइड बुक करवाने लगा। इस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। मुमानी वर्किंग वुमेन थी। बच्चे स्कूल का लंच वाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग्स वहीं फर्श पर रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए उधर उधर टहल रहा था। इसी पे चेहरा उठा के ऊपर देखा। कश्माला के चेहरे की परेशानी भांप के वो अलर्ट सा हुआ। मोबाइल नीचे किया और सवालिया अंदाज में अब्रू उठाए। उधर आओ, इसने 2 उंगलियों से ऊपर आने का इशारा किया। वो तेजी से अंदर आया। सीढ़ियाँ 2-2 करके फैलानेगी। अंदाज चूकना था। टेरेस के दहाने पे आके वो रुक गया। नजरें फर्श से होती हुई दाखिली दरवाजे तक उठती गईं। तुमने पूछा था ना मेरे पिछले गार्ड्स जब क्यों छोड़ जाते हैं? ये है इसकी वजह। कश्माला ने फर्श की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर खून पड़ा था। बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पीर बचाते हुए ऊपर आया। फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बिल बैठा। गर्दन झुका के गौर से इसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जान छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। इसको मैंने खुद निकाला था। स्मोकिंग करता था। इसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर इसने देखा पंजों के बिल जमीन पर बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ इससे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के इसे देखा। बोला कुछ नहीं। वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोईं। फिर सुर्ख पुरों को चेहरे के करीब ला के सूंघा। इसके बाद इसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला किम, ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा हो के जिम जाता है। कश्माला ने सर झुका के अपनी सफ़ेद हेल्स देखे। वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। इसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो। मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छाप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है? वो इसके सामने इकड़ा हुआ, मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं इस शख्स को ढूंढ के आपके पास ज़रूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में, यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। इसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। इसने ममनूनियत से कैफ को देखा। बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नज़रों से अतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है। बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी। इसमें कभी कोई नज़र नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है। वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है। नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पर उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करेंगे? आप उनको पैसे से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज़्यादा दे तो वो इसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की ज़रूरत होता है बस। आप इससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मंडेर से झक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठिठक के रुका।
फिर आहिस्ता से इसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से इसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा अस्ताकर फर्श पर गिरे खून की तरफ इशारा किया, तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पर सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूँगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्करा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे उबर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस इसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं? यानी इस खून से? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने क्या ना, वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के इसे एक दफ़ा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जट गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धो दिया। जब तक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पर खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी दफ़ा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चलीविक में माबीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बिल सो रही थी जब मसीटोन से इसकी आँख खिली। वो एकदम उठ बैठी, बदकत पलट के देखा। इबाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे उड़से और फ़ोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के इसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगे। इट्स हिम ओ लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। इसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था। बाल खिले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लॉन्ग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही। खोले आना खोले। फिर इसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झक के अंदर से एक स्केच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहाँ एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार ये चेहरा था। इसकी आंखें, इसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो इस चेहरे को बना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। इसने स्केच बुक वापस रख दी, फिर दीवार पे नस्ब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला इसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थीं। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देती हुई वुज़ू करने चल दी। कैफ अगली सुबह फजर होते ही इसे लेने आ गया था। पहले इसने माला से दोबारा इसका टेरेस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार इस नौजवान को ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन इसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरेस का जायज़ा लिया, फिर घर के लॉक्स चेक किए, खिड़कियों का जायज़ा लिया। जब मुतमईन हुआ तो नीचे आया और उनका सफ़र शुरू हुआ। वो लॉन्ग रूट पर ड्राइव नहीं करती थी क्योंकि कर नहीं सकती थी। इसे मतली होती थी, इसलिए वो पिछली सीट पर खिड़की से सर टका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल इसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था, कहाँ पहुँची हो, खैरियत से सफ़र गुजर रहा है। वो मुस्करा के जवाब देती और फ़ोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगिया कयामोताम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो इसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट की पुश्त से लगाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदरे तिरछा पड़ा था। एक तरफ से कैचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पर टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इज़्तिराब फैला। कर्ब से आंखें बंद कर ले। अब भी वक्त था। वो इसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो इसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डिज़र्व नहीं करती थी कि वो इसे धोखा दे। इसमें और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली, विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी उसके आंखें बंद करने से पहले थी।
आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। इसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। इसे इस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसे अपने मसले हल करने थे। वो इसको धोखा ज़रूर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो इसकी हिफाजत भी करेगा। यूं हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो इसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो इससे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। कशमाला की खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई तो इसने चौंक के आंखें खोली। फिर शीशा नीचे किया। कैफ बाहर खड़ा कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया। वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफी इसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे? कारा स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफी के घूंट भरते हुए इसे सुने। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा। दोबारा से अपना काम सीट करने का प्लान। तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान? और वो बाहर देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक सब यही सीखते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है? जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तो क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता। पहले नीर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फुल्लिगर्स नज़र आते हैं। ज़हीर के बारे में भी आपको नज़र आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नज़रों से इसके कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में घिरने से पहले रेड फुल्लिगर्स नहीं नज़र आए थे? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। इस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर उसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। इसकी आवाज़ में जोश सा भर गया था। फिर इस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपनी टारगेट टेनिस का इल्म होना। अपने काम की क्वालिटी और वैल्यूज़ पे कभी समझौता ना करना। वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पर गिन रही थी। मगर ये सब काफ़ी नहीं होता बास। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पर दस्तक दी। आपकी पेशानी के बख्त से। कशमाला ने ताज्जुब से अब्र वाटे। यानी किस्मत, यानी किस्मत। इसने ताइब में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत इसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझ बूझ, ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा बख्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में ज़रूर होता है। आपका अगर बख्त रेस्तोरां में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। अब बताएं, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो, तुमने और मेरे पुराने ड्राइवर्स में फ़र्क किया है। वो मेरी तरह स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थे। वो इतना बोलते नहीं थे और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। इससे बेहतर असिस्टेंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती थी। कशमाले मुईद माबीना और हूर जहां का घर मुबीन मंजिल कहलाता था। शहर के एक पोश इलाके में बना एक कनाल का 2 मंजिला घर, जिसके लाम में बोगिनविलिया के दरख्त हर दीवार के साथ आगे थे। घर का कोई कोना गमलों और बैलों से खाली ना था। वो कार से निकली और आंखें बंद करके अपने घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफ़र करता है, मगर वो इसके घर पर इसका मुंतज़िर होता है। सलीम गेट बंद करके इस तरफ आया तो इसने कैफ की तरफ इशारा किया जो कार ट्रंक से इसका सामान निकाल रहा। ये मेरा ड्राइवर है कैफ, इसको इसका कमरा दिखा दो और खाना खुला दो। फिर वो आगे आई, दाखिली दरवाज़ा खोला। सामने राहदारी थी जो लाउंज में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी। इसे मालूम था जब वो राहदारी का कोना मुड़ेगी तो एक तख्त नज़र आएगा। इस तख्त पे माँ बैठी होंगी। कशमाला के कदम आगे बढ़े।
राहदारी का कोना अबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लाउंज में सोफे भी थे, लेकिन नूरजहां बेगम तख्त पर बैठी थी। एक टांग सीधी लंबी किए, दूसरी अंदर की तरफ मोड़े, घुटने के साथ सब्जी के थाल रखे थे। सर पे दोपट्टा था जो एक कान के पीछे ओढ़सा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काटे जा रही थी। भरे भरे सफ़ेद बाल आस्तीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियां थीं। नूरजहां बेगम फरबह खातून थी, रोबदार और दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था उनमें। चेहरा सफ़ेद गुलाबी सा था, नाक में हीरे की लौंग थी, सब सुंखों के गिर्द झुर्रियां थीं। पेशानी और कलमों से सिया सफ़ेद बाल झलकते थे। बढ़ती उम्र ने उनके हसन को गनाया नहीं था, बल्कि मज़ीद बावकार कर दिया था। आहट पर उन्होंने सर उठा के देखा, चेहरा खिल उठा, सब सुंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से ज़मीन पर जूते तलाश किए कि फरबह खातून थी, झक नहीं सकती थी। तब तक वो उनके करीब आ पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ, इसने पर्स एक तरफ फेंका और झक के उनके गिले से लग गई। माँ काफ़ी फरबह थी, वो उनके मुकाबले में दुबली पुतली सी थी। माँ ने इसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा किया वापस आ गई। इससे अलग हो कि इसका चेहरा देख के बोले, इस ज़हीर को तो छोड़ी इसको माँ। वो माँ से अलग हो के नरमी से बोली। फिर देखा साथ चौकी पे बख्त भी बैठी थी। वो झक के इससे भी मिली। बख्त भी उधेड़ उम्र औरत थी, बालों में तेल लगा के किसके चोटी बनाए, वो कानों में सुनहरी बालियां पहने हुए थी। वो माला को मिली तो बेइख्तियार दुआ दी। बख्त भी जब मलती ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। बख्त भी कितने बरसों से उनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना याद था कि इसका शौहर मरा था तो वो 5 बच्चों के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। अब उसके बच्चे जवान हो के इस आशियाने से ओढ़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सलफ भी लाता था। बाकी बेटियों की शादी हो गई, लेकिन बख्त बीबी और माँ का साथ कायम था। सफ़र ठीक गुजरा, रास्ते में मतली तो नहीं हुई। वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो इसके बालकान के पीछे ओढ़स रही थी। नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हो। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा, कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी होके बैठी। प्लान्स कहाँ रखूं? मियाँ तुम कौन हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? नूरजहां बेगम के माथे पे बिल पड़े। 2 उंगलियों से इशारा किया पीछे। सॉरी, मैं। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। मतज़ बज़ब सा चंद कदम पीछे हुआ। मैं कैफ जमाल हूँ, कशमाला बीबी का ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं है कि ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते? और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। सॉरी। वो नासमझी के अंदाज में मजीद पीछे हुआ। कशमाला ने मुस्करा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वहीं रखी और तेजी से बाहर निकल गया। ये क्या तुम रंग बरंगे ड्राइवर रखती रहती हो? माँ ने खफगी से इसे देखा। वो बेइख्तियार हंस दी। बाजी, ये ड्राइवर तो नहीं लगता। बख्त भी लाउंज की दीवार गिर खिड़की को देख रही थी। वहाँ कैफ सलीम के साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ, बताया था ना। मैं नया बिजनेस सीट करने लगी हूँ। माँ की सब आंखों में अफसोस सा उभरा। तासुफ से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और उसका इख्तिलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है। औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, इसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि इसकी सैनाटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में ज़ाय ना करे। नूरजहां बेगम की तरह माँ के कान के पास शरारत से झुक गई। उनकी आंखों में खफगी उतरी। परे बदतमीज़, तुम्हें लगता है मैंने खुद को ज़ाय किया? सर झटक के छुरी उठा ली और आलू के खट-खट टुकड़े करने लगे। अब प्रोटोकॉल ख़त्म था। माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ इससे ज़्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। ज़ाय नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थी, मगर बच्चों में लगी रहे। आपका सारा दिन इसी फिक्र में गुजरता है कि आपके बच्चों ने खाना खाया नहीं। अब वो बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए हैं।
अगर कोई करियर मशगला अपनाया होता तो आज फरागत में आपके पास कुछ करने को होता। आप अब भी सब्जी काट रही हैं जो बख्त भी काट सकती है। यही फ़र्क है आपकी और हमारी जनरेशन में। आप चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फतह करना चाहते हैं। बख्तू, अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का इस फाते की तरबियत करना। मगर माला मुस्करा के शाने उचक्का के उठ गई। अगर अपने 30 साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आज अब भी एक बिजनेस वुमन होती, कबीरा ताई की तरह। माँ ने अपनी चप्पल की तलाश में पैर जमीन पे मारा। वो हंसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ खफगी से बुड़बुड़ाते हुए सब्जी की तरफ मुतवज्जे हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा के फर्स्ट कजिन की बीवी थी, एक खूबसूरत दौलतमंद और बासर खातून। उसके अलावा जिन खसलतों से वो पहचानी जाती थी उनमें तकब्बुर, बदजुबानी और मुनाफकत सरे फहरिस्त थी। भरी महफिलों में दूसरों का तमस्खुर उड़ाना तो लाजिम था। किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मजाक खुद हुसैन थी, रईस थी। रिश्तेदार उनके गिर्द मंडलाते थे, बेटे वाले उनकी बेटी की वजह से, और बेटी वाले उनके इस बेटे में दिलचस्पी रखते थे जो माँ की तरह मगरूर मशहूर था। इतना मगरूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, ना अपने रिश्तेदारों से मिला था। उनका बेटा जब 3-4 बरस का था तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद उनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन उनका बेटा लूट के नहीं आया। ना इसे कभी किसी ने देखा, ना कोई इससे मिला। बस कबीरा ताई थीं जो हर महफिल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थी। अपने बेटे पे उनको बहुत ही मान था। माही का कहना था कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह होगा। साइको केस, कबीरा ताई को कोई नफ्सियाती आर्जा भी था। वो लोगों को अपने गिर्द जमा करके तस्कीन महसूस करती थी। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी गमी होती तो फौरन पहुंच जाती। महंगे गिफ्ट्स, भारी सलामियाँ। फिर इस रिश्तेदार के घर बैठ के बाकी खानदान का मजाक उड़ाती। सारे खानदान ने अगर कबीरा की किसी से नहीं बुनती थी तो वो हूर जहाँ बेगम थी। माँ जब बया के इस खानदान ने आए तो कबीरा ने उनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हूर जहाँ उन औरतों में से नहीं थीं जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अब वो किसी की दौलत से मुतासिर हो कि अपनी आवाज़ खो देती है। हूर जहाँ अपने आप में काफ़ी थी, हुसैन भी थी और पढ़ी लिखी भी। उनको किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफ़ा जब भरी महफिल में उन्होंने कबीरा को किसी का तमस्खुर उड़ाते और ख़ानदान वालों को मुस्करा के सुनते देखा तो टोक दिया, देखो कबीरा, सबकी सूरतें शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं। जो खूबसूरत हैं उनकी खूबसूरती ही उनका इम्तिहान होता है। ऐसे गुरूर ना किया करो, अल्लाह को ये नहीं पसंद। ऐसा कई मौक़ों पे हुआ, यहाँ तक कि एक महफिल में जब कबीरा अपनी नंद का जिक्र करते हुए कुछ कहने लगे तो हूर जहाँ ये कहते हुए उठ गईं कि मैं ऐसी महफिल में नहीं बैठूंगी जहाँ किसी का मजाक उड़ाया जाए। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। महफिल में दूसरे लोग भी दबी दबी आवाज़ में बोलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब तत्तर बुतर गए। वो कबीरा जिसके आगे सारा खानदान बिछ जाता था, इसको 4 सद्दा के आम से घराने की हाउसवाइफ टोके उठ गई थी। कबीरा बेगम की ऐसी तौहीन किसी ने कभी ना की थी। मुईद का कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कबीरा थोड़ी साइको भी थी। ऐसे लोगों को हमेशा एक विलन की तलाश होती है जिसको वो अपनी बेसुकूनी के लिए इल्ज़ाम दे सके। इसलिए इस दिन से कबीरा ने हूर जहाँ के साथ बीर पाल लिया। ऐसे चंद वाक़यात और भी हुए। तब कबीरा इंग्लैंड में रहती थी। वहाँ बैठ के भी सारे पाकिस्तान की खबर रखती। साल में 3-4 चक्कर भी लगा लेती। उन्होंने ख़ानदान में मशहूर करना शुरू कर दिया कि हूर जहाँ इससे जलती है। 1-2 इल्ज़ाम भी लगाए माँ पर। कोई 9-10 साल पुरानी बात है जब कबीरा और माँ का इसी तरह एक महफिल में फिर से टकरा हो गया। कबीरा ने किसी की बेइज्जती की और माँ ने सबके सामने इस गरीब रिश्तेदार की साइड ली। इस दिन के बाद कबीरा और माँ की बोलचाल ख़त्म हो गई। दोबारा महफिलों में एक दूसरे को जब भी देखा माँ फिर भी सलाम कह देती, लेकिन कबीरा घमंड और नफ़रत से सरमोड़ के गुजर जाती जैसे सुना ही नहीं। माँ ही माँ को मना करती थी, वो जवाब नहीं देती तो अब क्यों सलाम करती है, लेकिन माँ बड़े ही सुकून से कहती कि देखो अल्लाह ने हम पे सलाम फ़र्ज़ किया है, बैठ के गप्पे मारना फ़र्ज़ नहीं किया।
मैं बस इतना कर रही हूँ जितना मेरे ऊपर फर्ज है। अब इतने बरस हो गए थे। कबीरा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन दोनों के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे। कबीरा का नाम अब उनके लिए एक मजाक था। माला माँ को तंग करने के लिए इसका नाम लेती। माही को जब किसी इंसान को शदीद बुरा कहना होता तो इसको कबीरा से मिला देती। और रहा मुईद, तो जब इसकी माही से लड़ाई होती तो वो कहता, पहले ज़माने में मेल होती थी, अब ई मील होती है। ऐसे ही पहले ज़माने में कबीरा थी और अब ई कबीरा होती है। और वो तुम हो माही। वो फ्रेश हो के कमरे से निकली तो मुईद किचन के दरवाजे पे खड़ा था, हाथ में सेब पकड़े खा रहा था। इसे देख के हंस दिया। फिर कैसा मजाक किया ज़हीर ने आपके साथ। वो करीब आया और बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। माला ने हंस के अपनी बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराई। बदतमीज। फिर सर से पीर तक मुईद को देखा। अपनी सुनाओ। माँ को टाइम देते हो या फ़ोन पर अपनी दूसरी माँ के साथ लगे रहते हो? वो झिंक गया। मेरी माँ इस वक्त सिर्फ जनरल सर्जरी है। ओके। मुईद निकलते हुए कद का नौजवान था, कलीन शिव, माथे पे किए हुए बाल, माही जैसी भूरी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सज्जी मुस्कुराहट और कानों में हैंड्स फ्री। वो जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। घर उसके लिए होटल की तरह था जहाँ वो सिर्फ सोने आता था। ये बाहर तुम्हारा ड्राइवर है? मुईद ने सेब की बाइक लेते हुए सरसरी सा पूछा। उफ, ये सवाल क्या था? अगर कैफ जमाल यूनिफॉर्म पहन लेता इतना खुश शक्ल ना होता। एक तो सबको मेरे ड्राइवर से क्या मसला है? वो चिड़ी नहीं थी, ना इसे गुस्सा आया, बस इस तकरार से थक गई थी। मसला नहीं है बाबा, मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपना ड्राइवर रख लो, बड़ा स्कोप है इस काम का। वो सेब खाते हुए आगे बढ़ गया। इसके पास घर वालों के लिए बस इतना वक्त होता था। वो वापस कमरे में आ गई क्योंकि लाउंज में बैठी माँ और बख्त बी की सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थीं। बाजी, माला बीबी की शादी कर दी। पहले तो उनके सर पर रेस्तोरां सवार होता था। शुक्र है वो किस्सा खत्म हुआ। इसे हंसी आ गई। बख्त बी को इसकी ट्रेजिडी में भी उम्मीद की किरण नजर आई थी। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना खानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा। हसन भी आजमाइश है। बख्त बीबी, माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। इसे इस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि इसे किसी हुसैन तरीन मर्द से शादी करनी थी। नहीं, बस वो ज़हीन हो, इसके काम को सपोर्ट करे, कम अज़ कम वैसा हो जैसी वो खुद है। और ये सारी खूबियाँ इसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थी। खिड़की के पर्दे हटाए तो लान नजर आया। कैफ गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। इसने माला से कह रखा था कि वो अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को जाहिर है एतराज़ नहीं था। अलबत्ता इसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पर बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर, इससे किया वो वह। तुम्हें अगर कोई फिल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पर देख लेना। फराख दिल्ली से आफर की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। जरा देर को खामोशी का वक्फा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सरसरी सा सवाल किया। मुईद भाई और बड़ी बाजी, सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी की छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मोहताज थी। बड़ी बाजी ने उनकी बड़ी खिदमत की। मेरी उम्मी के हाथों में ही वो फौत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई है। नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है। वो कनीडा होती है। सलीम कनाडा को कनीडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? इसे ताज्जुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना, उनको शादी का शौक नहीं है जी। वो बस अपना काम करती रहती है। सलीम को इसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुक गईं। वो सोचती नज़रों से स्क्रीन को देखने लगा। ये मुमकिन नहीं था। इसका ख्याल था उसकी कोई मंगी वगैरह तो हो चुकी होगी, शायद हो के ख़त्म हो गई हो। लेकिन ऐसा नहीं था। आज शायद कुछ और था जो इसे चुभ रहा था। चंद दिन पहले तक कशमाला मुबीन इसका एक टारगेट थी जिसके पास इसे नौकरी करनी थी। वो अकेली थी, काम रेस्तोरां घर। लेकिन आज इसने कुछ और देखा था। वो अब सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, इसकी एक फैमिली। वो अकेली नहीं थी, लाहौर आना प्लान का हिस्सा नहीं था।
शायद ये नहीं होना चाहिए था। रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सोती रही। कैफ से इसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो इससे गोया यहाँ लाके भूल ही गई थी। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते थे। उनका दाखिला सिर्फ डर्टी किचन तक महदूद था। उनके लाउंज से मुल्हका बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था, लेकिन किचन से एक दरवाज़ा छोटे से डर्टी किचन में खिलता था और डर्टी किचन से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम बाहर से ही डर्टी किचन में आए और अपना नाश्ता चाय वगैरह बना के वहीं से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजिमों का घर के अंदर आना पसंद नहीं था। खाना अलबत्ता सबका माँ खुद बनाती थी। वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती थी, बल्कि अक्सर अपने मुलाजिमों की फरमाइश पर खाने और मीठे बनाया करती थी। माँ ही कहती थी माँ ने उनको मुलाजिम नहीं रखा, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ है। बख्त भी और सलीम का कमरा बेसमेंट में था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ घर के बाहर से थीं ताकि मुलाजिमों से प्राइवेसी रहे। उन्होंने कैफ को भी बेसमेंट में एक कमरा दे दिया था, जिसे इसने चुपचाप कबूल कर लिया। सुबह फजर पर उसकी आंख लाउंज में होती खटपट पर खिली। इसे मालूम था ये माँ होंगी। माँ फजर खूब शोर करके पढ़ा करती थीं ताकि उनके बच्चों की नींद ऐसे ख़राब हो कि वो दोबारा सुना सके। इस्लामाबाद में नमाजें ऊपर हो जाया करती थी, लेकिन लाहौर में मजाल थी कि ऐसा हो। वो नमाज पढ़ के जाए नमाज पे बैठी और सोचा कि क्या दुआ मांगे। इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? नया बिजनेस। वो दोबारा से बरसर रोज़गार हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और अब से कोई मर्द इसे ज़हीर की तरह धोखा ना दे सके। दुआ मांग के वो उठी और जमाई लेते हुए खिड़की के सामने आई तो रुक गई। अंधेर लाम में गार्ड रूम के सामने वो घास पे जाए नमाज डाले दो जानू बैठा था। वो शायद नमाज पढ़ चुका था, अब बस यूं ही सर झुकाए बैठा तस्बीह के दाने गिरा रहा था। इससे बहुत अजीब लगा, माना कि बहुत से लाल के लापरवाह और मगरिबी हुलिये के बावजूद नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह इसे नहीं याद इसने कभी किसी नौजवान को हाथ में तस्बीह पकड़े देखा हो। वो खुद भी तस्बूहे की आदी नहीं थी, वक्त ही नहीं मिलता था। उफ जमाल तस्बीह पढ़ता था। अजीब बात थी। सुबह बख्त भी जब इसके कमरे में काफ़ी लाइन तो इसे हैरत हुई। आपको कब से काफ़ी बनानी आ गई? इस मुए ड्राइवर ने बनाई है। मैंने इसे चाय की चीज़ें पकड़ाईं तो बाबू आगे से बोला मैं चाय नहीं पीता, मुझे काफ़ी में कर दो। इसकी नकल करके बोले, फिर खुद ही किचन से मुईद भाई का पुराना काफ़ी मेकर ढूंढ लाया और सीट कर दिया। बाजार से मोटे बीजों वाले डब्बे भी ले आया और साथ ये मुझे पकड़ा दी कि मेरी बीबी यही पीती है। हुन वो हंस दी। मुबीन मंजिल को पहली दफ़ा ऐसा रंग बरनिगा मुलाजिम मिला था। बख्त भी से हज़म नहीं हो रहा था। छूटी बाजी, इस लड़के को ज़रा फासले पर रखिए, मुझे ये वारदाता लगता है। अच्छा बख्त भी, अब जाएं और कैफ से कहीं तैयार रहे, इसने मुझे सैलून लेकर जाना है। शाम में इज़्ज़ा के निकाह का फंक्शन था और सद शुक्र उसके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं था, वरना अमूमन किसी फंक्शन से पहले ही ये पिंपल हाजिरी दिया करते थे। इसने घड़ी देखी, अभी फेशियल करवा ले तो शाम तक इसका असर आने लगेगा। वो बाहर आई तो कैफ गार्ड रूम के बाहर कुर्सी पर बैठा था। हाथ में स्केच बुक थी और वो पेंसिल से इस पे कुछ कर रहा था। इसे देख के खड़ा हो गया, स्केच बुक पीछे कर ली। आज जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, पैरों में जो गुर्स थे और चेहरे की हल्की बड़ी शेव वैसी ही थी। क्या कर रहे हो? वो इसकी स्केच बुक को देखते हुए करीब चली आई। पर्स कोहनी पे टांगे, बाल कचर में बांधे, वो आंखों पर सिया चश्मा लगाए हुए थी। कैफ के चेहरे पर झींप जाने का तासुर उभरा। रुखसार हल्के से गुलाबी हुए, शायद धूप के बाइस इसे ऐसा लगा था यूं ही फारग वक्त में स्केचेस बनाता हूँ। क्या बना रहे हो? दिखाओ। और वो दोस्ताना लहजे में कहती उसके एन सामने इकेल हुई। अब वो दोनों धूप में थे, छाँव पीछे रह गई थी। कैफ ने स्केच बुक खोल के इसके सामने की, सफ़े पलटाई। इस पर मोटर बाइक का सिया सफ़ेद स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद है? बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। माला ने गौर से स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफ़ी महंगी होती है। अगर तुम अपना नया बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये बाइक खरीद सको तो ये एक गलत अप्रोच है। नरमी से तंबी की। इसे समझ में आ गया था कि वो नौजवान कर्जों का शिकार क्यों था।
महंगी बाइक्स का शौक, महंगा लैपटॉप, कीमती फोटोग्राफी आलात इंपोर्ट करवाना। वो अपनी बिसात से ऊंची जस्त लगाना चाहता था और ऐसे में ज़मीन उसके कदमों तले से निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया, कार की तरफ बढ़ गया, जैसे वो इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है, तुम इससे मुतमईन हो ना? माला का फ़ोन कार से कनकटित था। आवाज़ खुद ब खुद 3 स्पीकर्स पर गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी स्मार्ट और समझदार है, साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है, वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। इसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना इसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होता। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले, थोड़ा सा लालची भी है। मेरा कजिन है ना, मुझे इसका पता है। सफूरा इतना तेज तेज बोले जा रही थी कि इसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेइख्तियार कैफ के कंधे की पुश्त को देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। अलिफाफ है कहाँ वो? ज़रा बात करवाओ मेरी। सफूरा अपने तई एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने एक हाथ हिला के नफ़ी का इशारा कर दिया। कहा कुछ नहीं। चूंकि बैक व्यू मिरर ऊपर की तरफ था, वो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ़ है, तुम बाद में इसे खुद ही कॉल कर लेना। कॉल बंद होने के बाद भी कार में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। इसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूज़र है और रहेगा। इसका लहजा सपाट था। मैक्स वेल कहता था, तुम पैसे से नहीं जीत सकते, इसको कमाने पर फोकस करो तो मादियत प्रस्त कहलाओगे। कमाना चाहो और ना कमा सको तो लूज़र हो। बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस हो। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो। अगर कमाने की फिक्र ना करो तो तुम एम्बिशियस हो। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ़ हो कि इस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे थे। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है, बस इसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना, बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ इसको पकड़ना है और फिर खिले दिल से इसको काबिल कदर चीज़ों को हासिल करने पे सिर्फ करना है। ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, आपसे एक दरख्वास्त है, दोबारा उनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाएगा। उनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने उनको कुछ ऐसा बोल दूं जिस पे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही ख़त्म हो गई थी। काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पर कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा कि क्या वो इसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून उसकी कजिन का था। यूं ही इस नौजवान को साथ देख के बातें बनती। इसे वहां 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पर लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था। एक हताकता सा आदमी जो उसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो नज़रअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने इस पे पीछे से हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बस कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। इसने पलकें झपकाईं। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बिल गिरी हुई थी। इसके सामने वो पंजों के बिल बैठा इससे पुकार रहा था। वो बदखत हथेली के बिल उठी, फिर चौंक के उधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। बॉडीगार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ उसके सामने बैठा। आप ठीक है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। इसका हाथ बेइख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टेसहे अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? इसने उलझन से उधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था कि आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चुल्लू, वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से इसे देख रहा था। चलो ना। इससे पहले कि लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभाले कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दे। इसने नरमी से इसके हाथ से पर्स ले लिया।
फिर वो गार्ड के सामने रुका, बटुए से 500 का नोट निकाल के इसे थमाया, इसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी, उनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनके शौहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चुल्लू। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट की पुश्त से इसे लगा दिया और आंखें बंद कर ले। पहले मुझे बताएं हुआ किया था। वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है, मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में तहक्कुम भी था और तकाम भी। ये मेरी कजिन का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना, खानदान में बातें बुनती है। मुझे बताएं तो सही कि हुआ किया है। वो इसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बिल थे, आंखों में गुस्सा भी था। इसे जो याद था बता दिया। मैंने इसका चेहरा देखा था मगर मैं इसको नहीं जानती, और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दे। मेरा क्या फ़ायदा आपको अगर मैं ये चीज़ में मैनेज नहीं कर सकता। इससे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी ना शोर डालेगी। मैंने कि ना यहाँ तमाशा नहीं बनाना। घर चुल्लू। वो तकान से बोले। सर में शदीद दर्द हो रहा था। इस आदमी ने इसे बहुत ज़ोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊँगा और आपका नाम लिए बगैर उनके रिकॉर्ड्स ज़रूर निकलवाएगा। ऐसे कैसे कोई आप पर हमला कर सकता है? वो ड्राइव करते हुए बेरहमी से कह रहा था। इसने पहली दफ़ा कैफ को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में खून फेंकता है, ऐसे ही वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। इसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका ताक़ुबकार था। कोई किराए का आदमी होगा, मगर इसने ऐसा क्यों किया? वो सोचते हुए कह रहा था। 1 मिनट अपना पर्स चेक करे, कुछ मिसिंग तो नहीं है। इसका ज़हन अभी तक शल था। वो जो इतने अरसे से सिर्फ एक वहम लगता था, वो आज हकीकत बन के सामने आ गया था। ऐसे में इसे पर्स का ख्याल ही नहीं आया था। इसने पर्स खोला और अंदर से एक एक चीज़ निकाल के देखने लगी। मोबाइल, बैंक कार्ड्स, कैश, सब वैसा ही था। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ ऐसी भी थी जो उसकी नहीं थी। इसने मेरे बैग में कुछ रखा है। वो ताज्जुब से बोली तो कैफ ने बैक व्यू मिरर का रुख ठीक किया और उसके अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रंग का लाइटर उलट पलट के देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं। कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वो तल्फी से मुस्कुराई। लाइटर पर उसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोर काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पे लिखे 2 अल्फाज पढ़े। माहिर फरीद। इसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चरचराए। आराम से कैफ। लेकिन वो तेजी से पीछे घूमा और लाइटर उसके हाथ से ले लिया। फिर इससे ऊंचा उठा के देखा। इस पर वाकई अंग्रेजी में लीजरान रिविंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हल्क खुश्क होने लगा। नामुमकिन, बिलाखिर मुझे मेरे ताक़ुबकार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़ के इसे देखा। इसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब सुंखों में उलझन थी, ना समझी थी। इसने बहुत सा थोक खुश्क गिले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? इसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा, अलबत्ता इसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे इसमें से दिया था। इसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले। चेहरे पर बिरहमी दर आई। इसने फ़ोन निकाला और वाइट हुनियर की चीट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो। ये हरकत तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी।
वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।